सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ और मैं आईआरएस टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस विषय पर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा कर सकूँ कि जो भावी अंतरिक्ष मिशन है, उनमें हम सबके लिए ये ना सिर्फ़ इसरो के लिए बल्कि सारे देश के लिए क्या चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों में क्या अवसर हैं हमारे लिए? और किस तरह से ये देश के एक आगे का जो पथ है, उस पर अग्रसर होने में ये सहायक होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। एक स्लाइड में बस मैं इतना बता दूँ, हालाँकि मुझे भी बताया गया कि अ, आपको ऑलरेडी इस पे कुछ प्रेज़ेंटेशंस हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि हमने जो पिछले करीब 6 दशकों में जो सफ़र तय किया है मोटा-मोटा वो किस तरह का रहा है। तो वो मैंने 3 खंडों में इसको जो है बाँटा है। एक तो है कि जो हमारे रॉकेट हैं, जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, वो हमने छोटे साउंडिंग रॉकेट्स जो थे RH 75 फिर 125 से शुरू करते हुए हम लोग SLV-3 पे आए, फिर ASLV, फिर PSLV, फिर GSLV और अब मार्क 3 पर हैं। सिर्फ़ एक अंदाज़ा हो जाए इसलिए बताना चाहूँगा कि जो शुरू के साउंडिंग रॉकेट थे, उनकी क्षमता जो थी अ, कुछ कुछ ग्राम पेलोड को ले जाने की थी और वो भी सिर्फ़ 60-70 या 50 किलोमीटर तक ले जा सकते थे। लेकिन आज हमारे पास जो क्षमता है हमारे लॉन्च व्हीकल की, हमारे ब्रह्मोस यानों की, वो तकरीबन 4 टन तक 36,000 किलोमीटर के जो ऑर्बिट है, वहाँ तक ले जा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो उपग्रह हैं, उनकी भी क्षमता में आप उनके एक तो बहुत बड़ी रेंज में हम कवर करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, नेविगेशन के लिए और स्पेस साइंस और एक्सप्लोरेशन जैसे आप लोगों ने चंद्रयान, मंगलयान वगैरह के नाम सुने होंगे। तो उस तरीके से हमने अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसमें विस्तार किया। उसके बाद जो रिज़ॉल्यूशन है, जो ट्रांसपोंडर कैपेसिटी है, इन सब चीज़ों में हमने डेवलपमेंट किया और आज ये कहा जा सकता है कि अगर हम विश्व के जो चुनिंदा देश हैं, जिनके पास इस तरह की तकनीक है अपने आप में सैटेलाइट बनाने की भी और लॉन्च व्हीकल करने की भी, तो हम उन चंद देशों में से हैं, जिनके पास दुनिया में ये सारी तकनीक है। इसी तरीके से जो अनुप्रयोग हैं, हमारा जो फ़ोकस था शुरू से, वो अनुप्रयोगों पे रहा क्योंकि अ, दूसरे देशों से तुलना ना करते हुए जो हमारे जो पितामह हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई उन्होंने जो हमें बताया कि भई हम किसी दौड़ में शामिल नहीं हैं। हमें जो इस तकनीक का जो उपयोग करना है, वो देश की जो परेशानियाँ हैं, उनके हल ढूँढने के लिए करना है। इसी तरीके से हमारा फ़ोकस जो है अधिकतर आप देखें तो किस तरह से उपग्रह का उपयोग या तो एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जा सके या फिर हमारे टाउन प्लानिंग के लिए या एग्रीकल्चर के लिए या नदियों के लिए, इन तरह के विषयों पे हमने ज़्यादा फ़ोकस किया और इसलिए अगर इस चीज़ में देखा जाए कि हम कहाँ पे खड़े हैं आज एप्लीकेशंस को देखते हुए, तो शायद 1 या 2 देश ही हैं जो उस तरह का फ़ोकस एप्लीकेशंस पे रखते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है जर्नी को बताते हुए और जब हम इतना पहुँच गए, जब हमने लॉन्च व्हीकल भी डेवलप कर लिया और अपनी सैटेलाइट कैपेबिलिटी भी थी, तो सही वक़्त था कि हम सरकार के पास जाएँ और उनसे पूछें कि भई हम अगले कदम उठाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब हमने ये साबित कर दिया कि हम 4 टन कैपेसिटी जीटीओ की रखते हैं, यानी कि जिओ स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट की और 10 टन की कैपेसिटी हम करीब लो अर्थ ऑर्बिट तक उठाने की रखते हैं और इतने वर्षों में जो हमने इंडिजिनसली यानी कि देश के अंदर इतने सारे स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स और प्रोपेलेंट्स का हमने डेवलपमेंट किया। फिर एक पूरी स्पेस इंडस्ट्री इतने सालों में देश में अपने पैर जमा चुकी है। क्रायोजेनिक प्रोपल्शन इंजन जो था, वो हमें शुरू में उम्मीद थी कि कुछ देश मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमने अपने तरीके से उसको डेवलप किया। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में, प्रिसिशन इंजीनियरिंग में और एक अच्छे स्पेस प्रोग्राम के लिए जो क्वालिटी एश्योरेंस और कंट्रोल के जो प्रोसीजर्स होते हैं, उनको मास्टर किया। और इससे हमें ये भरोसा मिला है
कि भाई अब हम एक इम्पोर्टेंट शेयर जो वर्ल्ड मार्केट है, उसका हम लोग एक अच्छा शेयर अपने हिस्से में ला सकते हैं। अगली स्लाइड। दूसरी तरफ जो हमारे एक्सप्लोरेशन मिशंस थे, इनमें जो है विजिबिलिटी होती है और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है टेक्नोलॉजीज की, उसका एक अलग लेवल होता है। तो हमारे अगर एक-एक मिशन में देखें तो हर हर एक मिशन का एक मकसद रहा है और उससे जो हमें रिजल्ट मिला है, वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट रहा है। अगर चंद्रयान 1 से देखें जो 2007 का था, तो इसमें मून इम्पैक्ट प्रोब था और इसमें ऐसे पेलोड्स थे जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर मतलब कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया और उसको फिर बाद में नासा ने भी कंफर्म किया। इसी तरीके से जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, इसने जो इवनिंग साइड है मार्शियन एक्सोस्फीयर की, जो उनके स्पेस की, वहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में पता लगाया। एस्ट्रोसैट जो सैटेलाइट है, जो गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर रही है, एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है, इससे काफ़ी सारे हमें गैलेक्सीज के बारे में पता चला और किस तरीके से प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे जो एक मतलब बड़ी गैलेक्सी है, जो हमारे सबसे करीब है, उसमें कोरोनल एक्सप्लोजन हुआ था, उसके बारे में बताया। चंद्रयान 2 ने पूरे चंद्रयान 2 जो अभी भी ऑर्बिट में है, इसने पूरे लूनार सरफेस का हमें कॉम्पोजिशन और पूरा ज्योग्राफी जो है मैप करके समझाई और ऐसे ही अब इसके जो इससे हमें जो एक्सपीरियंस गेन हुआ, उससे हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया जिसमें कि लैंडर भी था और रोवर भी था और अभी आदित्य L1 जो कि सूरज के जो कोरोना है उसको ऑब्जर्व कर रहा है कंटिन्यूअसली, उसको करने में मदद मिली। और अभी आजकल जो स्पेसएक्स डिस्कशन में है कि अंतरिक्ष में जाके कैसे 2 स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़ा जाए और उनको दूर किया जाए, इन पे अब काम कर रहे हैं और स्पेसएक्स से कई लोगों को जिज्ञासा हो कि भाई स्पेसएक्स से हमें क्या फ़ायदा है? तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हम स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि मॉड्यूल दर मॉड्यूल बनाया जाएगा अंतरिक्ष में। इसके अलावा अगर आप आगे चलकर किसी स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल रिफ्यूलिंग करना चाहें, उसमें फिर से फ्यूल को भरना चाहें, तो उसमें भी स्पेसएक्स का इस टेक्नोलॉजी का डॉकिंग की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। चाहे आप यहाँ से रसद लेके जा रहे हैं यानी कि कार्गो लेके जा रहे हैं, यहाँ से आदमी जा रहा है या आप बहुत दूर का मिशन सोचें कि भाई एक आदमी को चंद्रमा पे लेके जाना है, तो एक मिशन में ये सब जो है मुमकिन नहीं होगा। तो वो 3 या 4 मिशंस लगातार करने होंगे और उसमें अलग-अलग स्टेज पे हमें डॉकिंग जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें एक-एक कदम जो है टेक्नोलॉजी एक स्टेप बाय स्टेप डेवलप करनी होती है और हर टेक्नोलॉजी अगले मिशन के साथ जुड़ती है। यही हमने ये देखा कि ये सारे जो एक सीरीज़ में आते हैं, चंद्रयान 1 हुआ, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो हमने एक मिशन से सीखा, उसको अगले मिशन में अप्लाई किया। उसके बाद जो हमारी तकनीक बनी, उसे हमने फिर दूसरे मिशन में अप्लाई किया। इस तरीके से हम कदम दर कदम इस फील्ड में अपनी पहचान बनाते गए। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर पूरी दुनिया की तरफ नज़र करें तो ऐसा लगता है कि एक नई ऊर्जा के साथ कई देश जो हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं और एक बहुत ज़्यादा फ़ोकस है क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर आया है, रोबोटिक मिशंस और ह्यूमन स्पेस मिशंस की ओर। हालाँकि 1960s 19 से अर्ली 1970s में अमेरिका और जो फॉर्मर सोवियत यूनियन था, इनके आपस की जो दौड़ थी उसकी वजह से इन्होंने उस वक़्त अमेरिका ने ह्यूमन स्पेस मिशंस तो किए, लेकिन उससे कुछ बहुत कॉन्क्रीट चीज़ें उस समय बाहर नहीं आईं। लेकिन जब बाद में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया और उसपे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके बलबूते पर बहुत कुछ पता चला कि जो माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन है, जो स्पेस स्टेशन में होती है यानी कि गुरुत्वाकर्षण का कम होना एक अंतरिक्ष यान के ऊपर, उससे बहुत सारे उपयोग ऐसे किए जा सकते हैं जो हमारे जो जीवन है उसको छू सकें, उसको बदल सकें। तो आज क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि भई आप 3D प्रिंटिंग करके चीज़ें बना सकते हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन आ गया है जो दूर-दूर तक आपके उपग्रहों को ले जा सकता है। फिर आप चंद्रमा की मिट्टी का ही इस्तेमाल करके वहीं पे कुछ घर बना सकते हैं, तो वहाँ पे आगे चल के रहने की भी सोच हो सकती है। ये सारी चीज़ें देखते हुए और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आई है कि भई ऐसे बहुत सारे एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं, जहाँ पे एक बड़ी मात्रा में
बहुत दुर्लभ जो पदार्थ हैं, जैसे कि बहुत हेवी मेटल्स वगैरह हैं या हीलियम है, ये सब वहाँ से लाए लाए जा सकते हैं और उसका इस्तेमाल धरती पे किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब ना सिर्फ जो सरकारें हैं, उनकी रुचि है, बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की भी रुचि है कि वो अपने प्रोग्राम्स, अपने मिशंस इस तरह के बनाएँ कि कहीं और ग्रह पे जाकर वहाँ से कुछ वापस लाया जा सके या वहाँ से कुछ ऐसा पैदा किया जा सके, जो कि हमारे लिए एक कमर्शियल वैल्यू भी रखता हो, जिसकी एक कीमत भी हो और साथ-साथ वो हमारे जीवन को भी छू सके। तो अब देखेंगे आप बहुत सारे सिर्फ़ कंट्रीज़ ही नहीं, इतने सारे जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, स्पेसएक्स, एक्सियम, बोइंग डीप स्पेस इंडस्ट्रीज़, ब्लू ब्लू ओरिजिन, ये सारी कंपनीज़ जो है इसमें बहुत पैसा लगा रही हैं और इससे फिर से एक नई उमंग सी आई है इस इंडस्ट्री में और बहुत शौक है सब लोगों को, यंगस्टर्स को ख़ास करके कि भई हम लोग कुछ स्पेस में करें, धरती से बाहर जाएँ और जिस धरती में मतलब हमारी कई जनरेशन्स रही हैं, उसके बाहर भी देखें कि कैसी दुनिया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो यही सब देखते हुए इसरो ने भी एक मानवीय जो समानव अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है, उस पे काम करना शुरू किया था। काम बहुत पहले हुआ था और हम छोटी-छोटी टेक्नोलॉजीज़ जो है डेवलप करते रहे। 2007 में हमने स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक मॉड्यूल जिसे हम अंतरिक्ष से बाहर ले जाकर मतलब अपने वातावरण से बाहर ले जाकर, उसको फिर एटमॉस्फेयर में री-एंट्री किया। एक बड़ी टेक्नोलॉजी थी जिसमें कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है री-एंट्री के समय, तो उसको कैसे झेलना है, उसके लिए क्या मटेरियल होंगे जो उसको झेल पाएँगे और जो पूरा जो मिशन एनालिसिस है वो किस तरह का होगा, उसका हमें बहुत अच्छा अनुभव मिला। फिर जैसे हमने लॉन्च व्हीकल पे बात करी, वो डेवलप हुआ। हमने पैड अबॉर्ट टेस्ट किए जिसमें कि पैराशूट्स डेवलप हुए और क्रू को बचाने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम डेवलप हुआ। इन सारी तकनीकियों के बनने के कारण ये भरोसा हमारे पास आया कि हम अपना एक समानव कार्यक्रम कर सकते हैं और 2018 में हम लोग सरकार के पास गए कि भई अब हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए, इसरो इस चुनौती के लिए तैयार है और सरकार ने हमें हमारा प्रोत्साहन करते हुए हमें अनुमोदन दिया गगनयान प्रोजेक्ट का 2018 में और तब से लगातार हम इस पर कार्यरत हैं कि किस तरीके से हम अपना जो मिशन है जिसमें कि एस्ट्रोनॉट को ले जाया जाएगा, वो किस तरीके से इसको पूरा किया जाए। इसके लिए हमने एस्ट्रोनॉट्स का भी सिलेक्शन किया एयर फ़ोर्स से और आगे चलकर ये जो एस्ट्रोनॉट्स का जो पूल है, इसे हम बड़ा करेंगे और दूसरे लोगों को इसमें सिलेक्शन होगा और ये सिर्फ़ एक मिशन नहीं होगा, इसके बाद में और मिशंस होंगे, जहाँ पे कि अवधि जो अंतरिक्ष में रहने की वो बढ़ाई जाए और बल्कि अब तो हम सोच रहे हैं कि अपना स्पेस स्टेशन भी हो, जो कि एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो, जिसको हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का नाम दें, वो भी अपना हो। तो काफ़ी सारे जो उपयोग या जो प्रयोग जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होते हैं, वही हम अपने स्पेस स्टेशन पे कर सकें, बल्कि जहाँ तक हमारी सोच ले जा सकती है, जिस तरह के हम एक्सपेरिमेंट सोच सकते हैं, वो हम अपने स्पेस स्टेशन पे कर सकें। नेक्स्ट। तो ये हमारा गगनयान मिशन का पूरा मिशन प्रोफाइल है। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 क्रू इस मिशन पे जाएँ और ये करीब 3 दिन तक ऑर्बिट में रहेंगे, 400 किलोमीटर के कक्षा में धरती के चारों ओर ये रहेंगे। इसके लिए ह्यूमन रेटेड मार्क 3 जो व्हीकल है उसको यूज़ किया जाएगा और ये 3 दिन का अपना सफ़र पूरा करके फिर भारतीय कोस्ट के आसपास यानी कि या तो अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में ये लैंड करेंगे और इनको हम सुरक्षित बचाने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। ये हमारा लॉन्च व्हीकल है। इसमें अधिकतर जो चीज़ें हैं, हमने तीनों जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यूज़ करी हैं। सॉलिड प्रोपल्शन का HS-200 है, लिक्विड का L-110G है और क्रायोजेनिक इंजन उसका C-32 या C-25G है। और इसके ऊपर एक ऑर्बिटल मॉड्यूल है जिसके अंदर जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है। तो ये जो बाईं तरफ के लॉन्च व्हीकल के सबसे ऊपर रहेगा और उसके जस्ट ऊपर सिर्फ क्रू एस्केप सिस्टम, जो कि क्रू को बचाने के काम में आएगा, वो रहेगा। अगर आप इसको थोड़ा करीब से देखें ऑर्बिटल मॉड्यूल को, तो आप देखेंगे कि पीला-सा जो एस्ट्रोनॉट है, वो नज़र आ रहा है ऊपर के हिस्से में, क्रू मॉड्यूल में और उसके चारों ओर उसके उपयोग की चीज़ें हैं और नीचे वाला जो सेक्शन है, उसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम है, हीट एक्सचेंजर हैं, पंप्स हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो नीचे वाले सर्विस मॉड्यूल में रहेंगी। तो मोटा-मोटा ये हमारा ऑर्बिटल मॉड्यूल का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा।
अब इसका ऑर्बिट 400 किलोमीटर है, ऑर्बिट का इंक्लिनेशन जो है 51.5 डिग्री है। नेक्स्ट। अब क्योंकि हम एक आम एक तकनीकी मिशन से निकलकर पहली बार एक समानव एक अंतरिक्ष यान की तरफ जा रहे हैं, तो जो क्रू सेफ्टी है कि किस तरीके से एक सुरक्षित एक इंसान को लेके जाना है और वापस लाना है, उस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पर आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। जो पहले की चीज़ें थी, हर मिशन में हम लोग क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर तो ध्यान देते थे, लेकिन अब उसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप रिलायबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पर रिलायबिलिटी जो है तकरीबन 0.99 के ऊपर होनी चाहिए, तब आप एक ह्यूमन को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए जो अलग-अलग स्टेप्स जो हमें तैयार करने हैं, वो एक नॉर्मल मिशन से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे कि अब सिर्फ आपको एक स्पेसिफिकेशन को मीट करना नहीं है, आपको एक ह्यूमन रेटेड व्हीकल बनाना है। तो ह्यूमन रेटिंग के लिए उसकी जो प्रेशर को झेलने की क्षमता है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। हर चीज़ के लिए रिडंडेंसी होनी चाहिए, मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक चेन फेल हुई तो मिशन फेल हो जाएगा। 2 चेन या 3 चेन या 4 चेन तक होनी चाहिए कहीं-कहीं पर। और उसी तरीके से जहाँ पर थिकनेसेस हमने बहुत पतले करके रखे थे, उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग चैलेंजेस को डील करने के लिए हम लोग ह्यूमन रेटिंग करते हैं, फिर उसको जितना ज़्यादा टेस्ट कर सकें ग्राउंड पर। हर चीज़ आप हर एक्सपीरियंस आप जो भी इमेजिन करते हैं कि फ्लाइट में हो सकता है, वो सारे आप ग्राउंड पर रिप्रोड्यूस करके उनको टेस्ट कर सकें और उनकी फंक्शनल टेस्टिंग करें। फाइनली इनको जो है एक सर्टिफाइड वे में चलना है। यहाँ पर एक न्यूट्रल एजेंसी होगी जो कि सारे टेस्टिंग, सारे रिजल्ट्स को देखेगी और फिर सर्टिफाई करेगी भई अब आप तैयार हैं एक ह्यूमन बीइंग को ले जाने के लिए, एक एस्ट्रोनॉट को ले जाने के लिए। और उसके लिए फिर आपके टेस्ट व्हीकल्स और आईएडीटी होंगे। एक टेस्ट व्हीकल मिशन हम कर चुके हैं आज तक और अभी एक और करने की तैयारी में है। इसके बाद हम लोग जो है फुल फ्लेज्ड सबसे पहले बिना मानव का एक मिशन करेंगे, अनक्रूड मिशन करेंगे और उसको कम से कम 2 मिशन ऐसे होने चाहिए कि एग्ज़ैक्टली सेम हो, जो कि मानव मिशन में प्लान कर रहे हैं। उन 2 मिशन में सारी एंड टू एंड यानी कि लॉन्च से लेकर और रिकवरी तक, एस्ट्रोनॉट की रिकवरी तक, सारा डेमोंस्ट्रेट जब हम कर लेंगे 2 मिशन में, तब हमें एक समानव अंतरिक्ष यान के लिए जो है हम तैयार होंगे और उसके लिए हमें क्लीयरेंस मिलेगी। तो उसके बाद हम क्रूड मिशन तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट। एक नई तकनीक जो इसके लिए हमें चाहिए होगी, वो होगा कि किस तरीके से हम अपने एस्ट्रोनॉट को क्रू मॉड्यूल के अंदर एक वातावरण ऐसा दे सकें जैसा कि हमारी धरती पर है, जिसको हम बोलते हैं भाई शर्ट स्लीव एनवायरनमेंट। तो जैसा हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं वैसा ही वहाँ महसूस हो। यानी कि हम उनके लिए ऑक्सीजन और बाकी जो हवा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो मुहैया कराएं, उनको वहाँ पे पानी दे सकें, उनकी जो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो यहाँ के हिसाब से हो। तो पूरा का पूरा जो क्रू मॉड्यूल के अंदर वातावरण है, उनको बिल्कुल फ़र्क ना महसूस हो कि वो धरती से वहाँ पर जा रहे हैं, बल्कि एकदम ऐसा लगे जैसे कि एक एसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं। तो इसके लिए हमें सारी चीज़ों का अनुमान होना चाहिए, एक-एक कण का अनुमान होना चाहिए कि भई कितना एक एस्ट्रोनॉट जो है दिन भर में रिलीज़ करता है और कितने की उसको ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने एक आदमी के लिए 1 दिन का पूरा बजटिंग किया है कि कितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए, कितना खाना चाहिए और कितने से वो हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें कंप्यूट करनी होती हैं, सारी कैलकुलेट करके रखनी। तो इसी तरीके से कितना वो रिलीज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, वेस्ट हुआ, यूरिन हुआ, सारी चीज़ें कितनी रिलीज़ कर रहा है। तो इसके लिए पूरा तैयारी करके आपको सारी चीज़ें क्रू मॉड्यूल के अंदर मुहैया करानी होती है कि भाई ये सब आप अगर 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ कुशन हो, कम से कम 4-5 दिन का सामान वहाँ पर हो और 4-5 दिन की पूरी तैयारी है आपको हवा को रखने की, ताकि अगर थोड़ा बहुत मिशन लेट भी होता है तो वापस आ सकें। और उसके अलावा आपको ये भी हक देना होता है क्रू को कि अगर कुछ गलत होता है मिशन के अंदर, तो वह अबॉर्ट करके मिशन को वापस लेके आ सकता है, ताकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो हमारा एस्ट्रोनॉट है या जो हमारा गगननॉट है, वो सुरक्षित रहे पूरे मिशन में। अगली स्लाइड। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जो एक एनवायरनमेंट कंट्रोल के लिए चाहिए। सबसे पहले तो आपको केबिन प्रेशर कंट्रोल में रखना है। यहाँ की तरह जो है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ पर है और जो ऑक्सीजन की 21% यहाँ पर है, वैसा ही उसके अंदर हो क्रू मॉड्यूल के अंदर। इसी तरीके से आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल में रखना है धरती की तरह से। एयर रिवाइटलाइजेशन के लिए जैसे-जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते जाएँगे, तो हमें उसको एब्ज़ॉर्ब करके हटाने की ज़रूरत है और हवा को साफ़ करते रहना है। बल्कि ऐसा ना हो कि भई कुछ टाइम के बाद ना वो हवा साँस लेने लायक ही ना रहे।
तो उसको आपको एयर को रिवाइटलाइज करना है। और इन सब चीज़ों को लिमिट में रखने के लिए आपके पास में एक कंट्रोलर होना चाहिए पूरा, कि एक सीक्वेंस के हिसाब से सारी चीज़ें हों, ग्राउंड में उसकी सर्विसिंग की चीज़ें हों। एस्ट्रोनॉट के लिए एक सूट भी देना पड़ेगा और ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स भी होंगे, जो उसको यहाँ जैसे कंडीशन महसूस कराएँ। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी बताया है, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं, हालाँकि इसकी जो फ़हरिस्त है वो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं छूना चाहूँगा, जैसे फ्लाइट सूट इसमें बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके जो क्रू मॉड्यूल है उसके अंदर टेम्परेचर ड्रॉप होता है, कुछ भी, कोई चीज़ जो है खिड़की से टकरा गई, कुछ गैस रिलीज़ होना शुरू हो गया है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो भी एस्ट्रोनॉट क तकरीबन ढाई 3 घंटे तक वो एक फ्लाइट सूट के अंदर सेफ रह सकता है। फ्लाइट सूट में वो अपना प्रेशर, ऑक्सीजन वगैरह भर ले और उसमें टेम्परेचर वगैरह रेगुलेट करने की ताकत होती है, तो फ्लाइट सूट के अंदर ढाई 3 घंटे सेफ रह सकता है और उस समय में वो उसको वापस लेके आ सकते हैं धरती पर। तो इतना समय होना चाहिए उसके पास में कि भई वो धरती के वातावरण में वापस आ जाए, तो इसके लिए फ्लाइट सूट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से इमरजेंसी सर्वाइवल किट है, समुद्र में आने के बाद मान लीजिए 2 दिन, 3 दिन लोग उन तक नहीं पहुँच पा रहे, तो कैसे वो अपने खाने-पीने का इंतज़ाम करेंगे। अगर समुद्र के पानी को ही पीने लायक बनाना है, तो उसके लिए भी किट दिया जाता है कि कैसे समुद्र के पानी से नमक निकाल कर उस पानी को पिया जा सके। उनकी दवाइयाँ, उनके रोज़ की हाइजीन की चीज़ें और क्रू सीट इसमें बहुत ज़रूरी है, कि क्रू सीट कितना भी तेज़ गति से वो जा रहे हैं, उनका जो असर है वो उनके शरीर पे नहीं पड़ना चाहिए। तो उसमें क्रू सीट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो कंफर्टेबल रहें पूरे सफ़र में, मिशन के पूरे सफ़र में। और अगर आग को डील करने के लिए वो फायर सेपरेशन सिस्टम होता है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं यहाँ बताऊँ कि अंतरिक्ष में जाने में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले तो सिंपल सी चीज़ जो हमारी समझ में आ सकती है आराम से, वो है कि भाई हम लोग अकेले इतनी दूर सारी धरती से, अगर लंबा मिशन होता है, यहाँ तो हम 2-3 दिन की बात करें, पर अगर आप बहुत लंबे मिशन पे जाते हैं, तो इतने लंबे टाइम तक हमें अकेले रहना और इतनी दूर रहना, वही अपने आप में एक चैलेंज है। उसके बाद जो ग्रेविटी है, हम लोग जिस जिस ग्रह पे पैदा हुए हैं और जिसके लिए हमारा शरीर बना है, कि हम उस ग्रेविटी कंडीशन में हमेशा रहते हैं। अगर उससे बाहर जाएँगे, तो सारे सिस्टम्स जो हैं वो उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो वहाँ का एटमॉस्फियर है, वहाँ पे रेडिएशन लेवल्स बहुत हाई है। बहुत सारे हाई रेडिएशन लेवल की वजह से उसका भी असर धरती पे हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है और इसके लिए हमें सिस्टम्स डिज़ाइन करने होते हैं कि भई अगर छोटा मिशन है तो क्या-क्या चीज़ें होंगी, अगर लंबा मिशन है तो उसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो इससे जो असर जो होते हैं, मैं उनमें से 2-3 चीज़ों पे का जो मतलब यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि हालाँकि शरीर का हर अंग जो है, वो अंतरिक्ष में जहाँ पे कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पर उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बट कुछ चीज़ें जो एकदम इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो कि हृदय और रक्तवाहिका प्रणाली है, उसमें अंतरिक्ष में जाते ही सारा खून जो है ना ऊपर की तरफ आने लगता है और वो कलेक्ट होता है हमारे जो हार्ट है उसके चारों ओर। तो उसकी वजह से शुरू में एक एक्सेस यूरिनेशन की टेंडेंसी होती है, शुरू में एस्ट्रोनॉट को जाती है और फ्लूइड्स फिर वो जो है अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। कभी आपने देखा होगा उसके से एस्ट्रोनॉट का चेहरा भी बहुत मतलब पफ़ी सा महसूस होता है कि बहुत सारा पानी भर गया हो चेहरे में, ऐसा महसूस होता है शुरू में। हालाँकि थोड़े टाइम के बाद आदत पड़ जाती है, बट शुरू में ये चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से आप दूसरी स्लाइड पे, अगली स्लाइड। अगर आप बोन का देखें तो बोन की भी जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, मसल्स आपकी वीक होने लगती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि भई कैसे अपने आप को आपको फिट रखना है अंतरिक्ष में। और उन चीज़ों वो वैसे इक्विपमेंट भी लगाए जाते हैं स्पेस स्टेशन वगैरह में, जहाँ पे वो रूटीन तरीके से इन चीज़ों से डील कर सकें। कुछ मेडिसिन्स भी उनको दी जाती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस भी होते हैं, इनको काउंटर मेजर्स बोलते हैं, वो पहले से किए जाते हैं। इसके अलावा खून हुआ, हड्डियाँ हुईं, फिर किडनी हुई, आँखें हुईं, स्किन हुआ, सब चीज़ों पे असर पड़ता है। पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारा जो असर होता है, वो वापस आने के बाद दोबारा से थोड़े दिनों में नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से जो असर हुआ और बाद में नॉर्मल हो गया, उससे हमें ये पता चलता है कि भई जो अगर हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर या इलनेसेस के ऊपर, क्योंकि यही बोन लॉस तो हमें बुढ़ापे में होता है, यही कमज़ोरियाँ हमें बुढ़ापे में आती हैं।
तो एजिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया जा सकता है। बहुत सारी इलनेसेस जो है, किडनी स्टोन्स वगैरह, उनको स्टडी किया जा सकता है। बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी किया जा सकता है। तो ये जो, क्योंकि और सबसे अच्छी बात है कि वापस आप आ रहे हैं, तो किस तरीके से बॉडी में चेंज आते हैं और कैसे वो वापस आता है। तो इन चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए अंतरिक्ष जो है बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म हमें देता है, और यही आज हमारे रिसर्च के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि सारे जो हमने देखा कि इंडस्ट्रीज़ भी जा रही हैं और गवर्नमेंट्स भी जा रही हैं, इसको ड्राइव कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सारा चीज़ें देखते हुए हमने भी सोचा कि भई हमें भी इसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, जो साइंटिफिक रिसर्च में हमें हेल्प करे, लंबे टाइम तक ह्यूमन बीइंग्स को एक ऑप्शन दे कि वो इंटरप्लैनेटरी मिशंस करके दूसरे ग्रहों पे जा सकते हैं, और बहुत कुछ पोटेंशियल है यहाँ पे बिज़नेस के लिए भी। और ये सारे जो फ़ील्ड्स हैं कि स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग करना, लाइफ़ साइंसेज़ का, एग्रीकल्चर, अभी पिछले जो मिशन था, हमने स्पेसएक्स में कुछ बीजों को भेजा था और उसमें से अंकुर भी फूटे अंतरिक्ष में जाके। तो स्पेस को फसलों की अच्छी वैराइटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे मटेरियल्स पे रिसर्च हो सकती है। तो ये एक नया हमारे लिए एक नई अपॉर्च्युनिटी है कि जो हमें रिसर्च के लिए इतने सारे ऑप्शंस दे रही है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये सब देखते हुए हमने भी अपने स्पेस स्टेशन को बनाने का सोचा है। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो स्पेस स्टेशन होगा, वो हम स्टेज बाय स्टेज बनाएँगे। उसको एक मीडियम साइज़ का स्पेस स्टेशन होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। खर्चा भी देखना होता है उसमें, कैसे सोलर एनर्जी को यूज़ करेगा, किस तरह के रेडिएटर्स होंगे, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम कैसे होंगे। इन सब चीज़ों को स्टडी करते हुए हमारा ये सोच है कि हम स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। पहले एक लैब के फॉर्म में होगा, फिर उसमें ह्यूमन्स को ले जाएँगे अपने स्पेस स्टेशन में, फिर लंबी रिसर्च के लिए उसको बेस करेंगे। तो इसको हम कई चरणों में डेवलप करेंगे, और जितना हमारा बजट है उसके अंदर रहते हुए, उसमें से ही हमें इसको डेवलप करना है। मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा आईएसएस, जो इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ पार्टनर हैं, अमेरिका, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह, तो उनका जो बजट है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारा बजट शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हम अपने बजट में रहते हुए कैसे इसको एक रीज़नेबल तरीके से इसको डेवलप कर सकें, उस पे हमारा ध्यान है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें सारे जो सेक्टर्स हैं, सबसे हम मदद लेंगे। एकेडमिया जो, यानी कि इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, उनसे हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स में, रिसर्च में, और ईसीएलएसए सिस्टम को डेवलप करने में। हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ की बहुत सारी इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि उनके लिए नया प्लेटफ़ॉर्म है, बायो प्रिंटिंग करने के लिए, बायोमेडिकल रिसर्च के लिए, स्पेस एग्रीकल्चर के लिए, क्रू सिलेक्शन और ट्रेनिंग में, और बहुत सारे जो ह्यूमन के यूज़ के प्रोडक्ट हैं, उनको बनाने के लिए। इसी तरीके से हमारे जो दूसरे एरियाज़ हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनसे भी बहुत सारी मदद मिलेगी। हमारे फार्मास्यूटिकल जो रिसर्च है, जो हमारा एक स्ट्रेंथ है बड़ा कंट्री का, कि हम लोग एक फार्मास्यूटिकल्स में, बायोटेक्नोलॉजी में एक स्ट्रॉन्ग कंट्री कहे जाते हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है ये। हमारी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की। तो ये सब देखते हुए इसको ये कहा जाए कि सिर्फ़ इसरो के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन होगा, और आने वाले कई सालों तक इसको हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसको डेवलप करेंगे, और इसमें सारे देश की जो जनता है उसका इसमें इंटरेस्ट होगा। धन्यवाद।